नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 29 अप्रैल 2026, दिन है बुधवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। बढ़ते हैं पहली अहम खबर की तरफ। पहली खबर बिहार से। क्या संजय सरावगी को मंत्री बनने की है उम्मीद? वहीं बिहार बीजेपी के संगठन विस्तार में कईयों की छुट्टी की तैयारी चल रही है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की अपनी टीम का प्रदर्शन करने को तैयार है। जाहिर है कि कुछ नए और कुछ पुराने चेहरों के साथ टीम संजय सरावगी अपनी सरकार के क्रियाकलाप को जन जन तक पहुंचाने के लिए बेकरार है। यह तैयारी इतनी मजबूत है कि किसी भी प्रदेश संगठन का गुब्बारा फूट सकता है। यह अलग बात है कि यह तभी होगा जब संजय मंत्री नहीं बनेंगे। अगर संजय मंत्री नहीं बने तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 60% पुराने चेहरों पर विराम लगेगा। कौन है वो पुराने और अनुभव नेता जो किसी और कार्य या नई भूमिका के लिए तैयार किए जा रहे हैं? लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी के रणनीतिकार और वर्तमान प्रदेश संगठन को लेकर नवे तेवर देने जा रहा है। माना जा रहा है कि युवा नेतृत्व के रूप में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सपोर्ट करने के लिए प्रदेश भाजपा को भी युवा टीम खड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन नए संगठन को तैयार करने के लिए पार्टी नेतृत्व, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुष्टिकरण का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बिहार भाजपा के इन दिनों के जो तेवर हैं, उनमें युवकों की तो बल्ले बल्ले कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर प्रदेश संगठन में इस बार ज्यादा से ज्यादा चेहरे आपको नए देखने को मिलेंगे और मिली जानकारी के अनुसार युवा और अनुभवी नेताओं का जो रेशो है वो 60:40 का रहेगा। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी अहम खबर की तरफ। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश हुई नाकाम, 9 को किया गया गिरफ्तार और 18 आधुनिक हथियार बरामद किए गए। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। एजेंसियां पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से जुड़े एक सिदंग सीमा पार गिरोह की जांच कर रही थी। कुल 9 गुर्गे गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 18 आधुनिक हथियार बरामद किए गए। यह गैंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के संपर्कों के जरिए मुंगेर के रास्ते कई राज्यों में हथियार पहुंचाने की फिराक में था। इस मामले में NIA के वांछित आरोपी शाहबाज अंसारी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सदन रहे हाल ही में नोएडा से भी 2 गैंगस्टरों को पकड़ा गया है जो सीधे तौर से ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से युवकों को भड़काने, स्लीपर सेल बनाने और अहम जगहों की रिकी करने में शामिल थे। इनका मुख्य उद्देश्य भारत की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना और टारगेट किलिंग को अंजाम देना था। सूत्रों ने बताया कि आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय राजधानी को दहलाने के लिए एक बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी। इस मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से जुड़े एक संदिग्ध सीमा पार गिरोह की जांच की जा रही थी और सुरक्षा एजेंसियों ने 9 कथित गुर्गों से 18 आधुनिक हथियार बरामद किए हैं। ये लोग मुंगेर के रास्ते इन हथियारों को कई राज्यों में पहुंचाने की योजना बना रहे थे। इसी बीच अगली अहम घटना जो सामने देखने को मिल रही है, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। मंदिर के बाहर नाली के पास एक 6 माह का नवजात भ्रूण देखने को मिला। क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला। राजस्थान के डगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के अधीन भासौर गांव में मंगलवार को ममता को शर्मसार करने वाला एक मामला देखने को मिला। मुख्य बाजार स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर नाली के पास एक नवजात भ्रूण मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नाली के पास एक नवजात भ्रूण पड़ा होने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद मंदिर परिसर और मुख्य चौक के पास लोगों का भारी जमावड़ लग गया और गांव पंचायत सरपंच मानजी मीना, पटवारी महेश पाटीदार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भासौर के डॉक्टर जितेंद्र, स्टाफ प्रियंका, मोंगजी भाई पाटीकर, लक्ष्मीलाल जैन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वहां पर पहुंचे और स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस मंगवाई, जिसमें भ्रूण को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचवा दिया गया।
इसी बीच अगली बड़ी खबर जो लखनऊ से देखने को मिल रही है, लखनऊ के 35 प्राइवेट स्कूलों को नहीं मिला नोटिस, मान्यता रद्द करने की दी गई चेतावनी। लखनऊ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के दाखिले में निजी स्कूलों की लापरवाही सामने आई है। अभिभावकों को बार बार सरकारी दफ्तरों और स्कूलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शिकायतों के बाद 25 से अधिक नामी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया था। प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि तय सीमा में दाखिला प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि मान्यता भी रद्द की जा सकती है। करीब 15,000 सीटों में से 12,000 पर प्रक्रिया चल रही है, जबकि बाकी सीटें अभी भी खाली हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल टाल मटोल कर रहे हैं और अलग अलग जानकारियां देकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट जो जंग की तरफ से आ रही है। यूएसए ईरान वार में एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। होर्मुज निकला ईरान का सबसे घातक हथियार। ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज को अपना नया हथियार बना दिया है। उसे पता है कि दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान ने इसे बंद करके अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। ईरान का नया प्रस्ताव है कि अगर अमेरिका नाकेबंदी हटाएगा तभी होर्मुज खुलेगा। क्या ट्रंप इस सौदे के लिए मानेगा या फिर फाइटर जेट्स के जरिए रास्ता खाली करेंगे? अलग अलग वीडियो में इस संकट का पूरा सच और विश्लेषण जो है वो दिखाया जा रहा है, जिसमें ईरान के लिए ये एक नया हथियार बना हुआ है। अब देखना ये है कि इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया ट्रंप की तरफ से देखने को मिलती है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अगली खबर बंगाल इलेक्शन से दूसरे चरण में जुड़े 1468 लोगों के नाम। मतदाताओं की सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग का नया इंतजाम किया गया। पश्चिम बंगाल में 142 विधानसभा सीटों के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने तैनात केंद्रीय बलों को निर्देश दिया कि वे भयभीत मतदाताओं की मदद करने के लिए तैयार रहें, उन्हें मतदान केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की दूसरी पूरक सूची भी प्रकाशित कर दी है। इसी के बीच अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो बिहार से है। पटना के पारस हॉस्पिटल में बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने जमकर वहां पर तोड़फोड़ कर दी। राजधानी पटना के राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में एक किशोर की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया और देखते ही देखते वहां पर जो स्थिति थी वो बेकाबू हो गई। लोगों के विरोध और हंगामे के चलते मौके पर हफड़ा तफड़ी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और लोगों ने गुस्से में आकर जमकर तोड़फोड़ की। इसी बीच बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मुंबई में जीआरपी को मिली धमकी भरा कॉल। रेलवे स्टेशन और आर्मी ऑफिस हैं उनके टारगेट। जानते हैं पूरी खबर। मुंबई में रेलवे पुलिस को एक धमकी भरा कॉल मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 3 बजे मुंबई जीआरपी कंट्रोल रूम को एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके रेलवे स्टेशन और आर्मी ऑफिस को निशाना बनाने की धमकी दी। जानकारी के अनुसार कॉल करने वाले ने अपना नाम इरफान बताया है और दावा किया कि अगर आम लोगों की जान बचानी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। सूत्रों के मुताबिक यह कॉल रेलवे कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर के जरिए की गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि जिस नंबर से कॉल किया गया था वह पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इस जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस तुरंत सतर्क हो गई हैं और कॉल मिलने के बाद मुंबई के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर कई स्थानों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन फिलहाल कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या फिर गतिविधि नहीं मिली। क्लेम प्रोसेस तेज और पारदर्शी हो गया है। ईडी अन्य चिट फंड मामलों की भी जांच रखते हुए पीड़ितों की रकम लौटाने के लिए प्रतिबंध है। इसी बीच बात करते हैं भारत की राजनीति की। कांग्रेस का पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला। कहा बुलाएं सर्वदलीय बैठक, 2029 से ही लागू होगा ये कोटा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि सरकार को लोकसभा की मौजूदा संसद संख्या के साथ ही महिला कोटा लागू करने पर चर्चा करनी चाहिए। पार्टी ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब प्रधानमंत्री अपने पापों का प्रायश्चित करे।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए देश की महिलाओं का इस्तेमाल किया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। प्रीति जिंटा ने पेड पीआर पर कसा तंज, 18 करोड़ के लोन वाली खबर पर दी सफाई और बोली मन घड़त खबरें फैलने लगी हैं। प्रीति जिंटा इन दिनों फिल्मों में कम नजर आती हैं और अधिकतर आईपीएल के दौरान अपनी टीम पंजाब किंग्स के साथ स्टेडियम में दिखाई देती हैं। हाल ही में उन्होंने मैच के बीच समय निकालकर ट्विटर पर फैंस के सवालों का जवाब दिया, जहां पेड पीआर को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। एक फैन के सवाल पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने सब कुछ बदल दिया है, अब वे सीधे तौर से लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। प्रीति जिंटा ने साफ किया कि उन्हें पेड पीआर का कोई शौक नहीं है, वे ऑर्गेनिक कलेक्शन को ज्यादा महत्व देती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में बिना किसी टीम के भी फैन से मजबूत रिश्ता बनाया जा सकता है। उनके मुताबिक सच्चा जुड़ाव ही सबसे ज्यादा मायने रखता है और वही ज्यादा टिकाऊ भी होता है। प्रीति जिंटा ने वहीं सोशल मीडिया के नेगेटिव पहलुओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अब हर व्यक्ति जिसके पास फोन है वह पेपराजी बन सकता है, लोगों के साथ फॉलोअर्स और लाइक भी खरीद सकता है। उन्होंने इसे कई लोगों के लिए बिजनेस बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह उनका तरीका नहीं है। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि महाकुंभ के दौरान उनके बारे में 18 करोड़ के लोन को लेकर एक फेक खबर फैलाई गई थी, जो तेजी से वायरल हो गई। कई बार सफाई देने के बावजूद लोग आज भी उसके इस बारे में सवाल करते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी और फेक न्यूज बहुत तेजी से फैलती है, जिससे सावधान रहना जरूरी है। उन्होंने सबसे अपील की कि किसी की जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पहली बार 25,000 महिलाओं का जुटान, सबसे लंबा रोड शो करेंगे पीएम मोदी, बाबा के करेंगे दर्शन। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान बरेका मैदान में आयोजित जनसभा में महिला शक्ति की एक झलक दिखेगी, जहां पर मंच पर 44 महिलाएं मौजूद रहेंगी और करीब 25,000 महिलाओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। काशी में ये महिलाओं का अब तक सबसे बड़ा जुटान होगा। इस सम्मेलन की कमान महिलाएं ही संभालेंगी, यहां तक कि सुरक्षा व्यवस्था में भी महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। मंच पर अनादिबेन पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य सहित 23 पार्षद और 19 गांव प्रधान समेत कुल 44 महिलाएं मौजूद रहेंगी। इसके अलावा वहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष समेत 4 पुरुष भी होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य के स्वागत भाषण से होगी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधन करेंगे। फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भाषण होगा और अंत में प्रधानमंत्री काशी से देश भर की महिलाओं को संबोधन करेंगे। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले ये पीएम की सबसे बड़ी सभा है। साथ ही उप विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव के पहले इस जुटान को अहम भी माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। मॉर्निंग वॉक पर निकले आंध्र प्रदेश के पत्रकार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, लोगों में आक्रोश। आंध्र प्रदेश में पत्रकार जगन मोहन रेड्डी की मंगलवार सुबह चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वह रोज की तरह अपने घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उनका पीछा किया, फिर उन पर हमला कर दिया। रेड्डी को संभालने तक का मौका नहीं मिला और वहीं उनकी मौत हो गई। लोगों को वह खून से लथपथ जमीन पर पड़े मिले और उनकी शर्ट फटी हुई थी। इस घटना के बाद से ही पत्रकार संगठन में आक्रोश फैल गया है। पुलिस अध्यक्ष ने कहा कि घटना तड़के सुबह हुई है और हमलावर बाइक पर आए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस हर संभव एंगल की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि रेड्डी की किससे निजी दुश्मनी थी या नहीं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और माना जा रहा है कि हमले में करीब 10 लोग शामिल थे। खुफिया टीमों को भी काम में लगाया गया है। इसी बीच अगली बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। रोज वैली केस में लाखों निवेशकों को मिली राहत, ईडी ने लौटाए 127.59 करोड़ रुपए। ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस ने रोज वैली ग्रुप पोजी स्कैम के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में अहम प्रगति की है। ईडी ने
एसेट डिस्पोजल कमेटी एडीसी के साथ मिलकर जब्त संपत्तियों को बेचकर निवेशकों तक पैसा पहुंचाने की दिशा में काम किया है। इस घोटाले में करीब 17,520 करोड़ रुपए जुराए गए थे, जिसमें से 6,666 करोड़ रुपए वापस नहीं किए गए। जांच के दौरान ईडी ने पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और त्रिपुरा में फैली करीब 1568 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया था। 22 अप्रैल 2025 को भुवनेश्वर की विशेष अदालत के आदेश पर एडीसी को 517.54 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा गया था, जिससे पीड़ितों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया। अब ईडी और एडीसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टेक्निक के जरिए दावों और भुगतान प्रक्रिया को ऑटोमेट करने की पहल भी शुरू कर दी है। इसके लिए स्टॉक होल्डर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसिंग लिमिटेड के साथ समझौता किया है, जिससे केवाईसी और क्लेम प्रोसेस तेज और पारदर्शी हो गया है। ईडी अन्य चिट फंड मामलों की भी जांच रखते हुए पीड़ितों की रकम लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल दहला देने वाली साजिश नाकाम हो गई। 18 आधुनिक हथियार के साथ 9 को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए संभावित हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। जांच से सामने आया कि यह गिरोह पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से जुड़े संपर्कों के जरिए देश में हथियारों की तस्करी की योजना बना रहा था। इस कार्रवाई के दौरान कुल 9 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके पास से 18 आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए। इसी के साथ अगली बड़ी और अहम खबर पर नजर डाल लेते हैं। 2517वीं बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार में मनाई जाएगी भव्य बुद्ध जयंती। 10,000 श्रद्धालुओं के आने की तैयारी चल रही है। 2517वीं बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर महाबोधि महावीर पर एक वैश्विक बौद्ध आस्था का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण के इस पावन दिवस को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और इस अवसर को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का वातावरण भी है। करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है और सारी तैयारियां वहां पर चल रही हैं। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस न हो। आप अपने विचार, अपने सुझाव हमारे साथ कमेंट्स के जरिए शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।